हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी को। आप लोगों को पता होगा कि आपके सीटेट के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो आप अगर पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं, यदि आप सीटीपी में अच्छे से तैयार कर लेते हो या फिर हिंदी में अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आप अन्य सब्जेक्ट में भी इसे इजली रूप में कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके, यदि हिंदी यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए, तो इसी से ही मिलते जुलते पैटर्न के क्वेश्चन आपको इंग्लिश यानी सेकंड लैंग्वेज आपकी, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो या उर्दू हो, आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसमें उसमें भी आपको ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और साथ साथ में नोट्स को भी मेंटेन करते हुए चलिए। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। रीता अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। देखिए, रीता क्या है, एक स्टूडेंट है और वह जो अक्षर बनाती है उनको छोटा बड़ा लिखती है, यानी उसको नहीं मालूम कि कौन सा अक्षर बड़ा बनना है कौन सा छोटा बनना है, वो छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच जो समान डिस्टेंस होता है वो नहीं रख पाती। तो रीता अक्सर ऐसा करती है। अब वह किस विकार से ग्रस्त है? अज्ञानता, क्या उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते। या उसको इंटरेस्ट नहीं है यानी अरुचि है उसमें, उसको रुचि नहीं है उसमें, लापरवाही दिखाती है लिखने में, या फिर डिसग्राफिया। बताइए इसमें से कौन सा आपके हिसाब से राइट ऑप्शन हो सकता है कि रीता अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। रीता अक्सर करती है ऐसा, तो वह किस विकार से ग्रस्त है? देखिए, यहाँ पर लिखने की बात हो रही है। सबसे पहले आप लोग माइंड लगाइए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लिखने की बात हो रही है। तो लिखने से संबंधित क्या होता है? ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो डिसग्राफिया वो क्या होता है? वो लिखने से संबंधित होता है। और डिसलेक्सिया ये पठन विकार यानी पढ़ने से संबंधित होता है। और ये दो क्वेश्चन दोस्तों किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपके अक्सर सीटेट के एग्जाम में आयोग पूछता है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होना चाहिए? बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं या बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं? बताइए। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की। बच्चों को हमें सेंटर्ड में रखना और बच्चों के हिसाब से ही सोचना कि उनके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव वे में यहाँ पर ऑप्शन जा रहा है। देखिए, यहाँ पर कंठस्थ की बात की गई है, तो ये तो हमें बिल्कुल नहीं करवाना है बच्चों को। बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। अब छोटे बच्चों की बात हो रही है तो उन्हें रूल्स नियम नहीं समझाने हैं, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। बच्चों को सूत्रों का प्रयोग करना है, ये भी नहीं करना है क्योंकि छोटे बच्चों की बात हो रही है। अब आपका एक ऑप्शन बचता है कि बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। देखिए, हम छोटे बच्चों को एग्जाम्पल देकर उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं, तो बच्चों को हमें पहले उदाहरण देना चाहिए, फिर नियमों की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए पढ़ने की कुशलता में? उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति, शब्द गति या अर्थ निर्माण? क्या होना चाहिए सही पढ़ने की कुशलता में? देखिए, पढ़ने की कुशलता में जो आपका यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो होगा अर्थ निर्माण। क्यों? देखिए, जब बच्चे अर्थ का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो वह पढ़ने में क्या कुशलता हासिल कर पाएंगे? बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा अर्थ निर्माण, यानी समझना, अर्थ को समझना, मीनिंग को अच्छे से समझना, तभी बच्चे पढ़ने में कुशल हो पाएंगे, कुशलता प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो अपेक्षाकृत बेहतर होता है संयुक्त परिवार। इसका आधार क्या है? बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना हो सकता है, बड़ों की परिपक्व भाषा, या परस्पर प्रश्नोत्तर यानी आपस में बातचीत करना, या परस्पर अंतक्रिया करना। बताइए। देखिए, इनमें सभी ठीक है अगर एक संयुक्त परिवार के हिसाब से देखा जाए, लेकिन
जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। भाषा जो अर्जन क्षमता है ये किस सिद्धांत से संबंधित है, किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से, पियाजे से, स्किनर से, चॉम्स्की से। ये क्वेश्चन भी आपका स्टार मार्क कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो देखिए भाषा अर्जन जो क्षमता है ये सिद्धांत संबंधित है चॉम्स्की से। इन्होंने भाषा अर्जन का जो सिद्धांत था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा यानी निगेटिव होगा। वही आपको चूज करना, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर ही निगेटिव में देना है। सुंदर लेख होना चाहिए एक भाषा शिक्षक में, बिल्कुल होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा आपका रसायनों का ज्ञान। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक ज्ञान नहीं है रसायनों का ज्ञान। तो यहाँ पर आपको नहीं में आंसर देना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक में इन तीनों ऑप्शन का जरूरी है, वरना पढ़ाना ही बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जाता है कैसे? चित्र दिखाकर, मॉडल दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर यानी डायरेक्ट दिखाकर, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। गद्य शिक्षण में काठिन्य का निवारण होता है, उसको हम कर सकते हैं कैसे? वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर या फिर चित्र दिखाकर, मॉडल दिखाकर। तो देखिए इन तीनों से ही कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं क्या? आस्था को, कर्तव्यों को, विचारों को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किसको करते हैं? विचारों को। भाषा ही तो साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा भी करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्तियों का विकास हो रहा है? क्या सुनीता अपने प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, या कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है? बताइए। इसमें से आपके हिसाब से क्या राइट ऑप्शन होगा, गैस कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। आप लोग भी एक टीचर बनने वाले हैं, एक टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही, ये आपका निगेटिव पॉइंट है। कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, ये भी गलत है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, ऐसा भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता है ये अपने कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़कर सुना रही। इससे क्या हो रहा है? कक्षा में पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए? पाठ्य पुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है, या भाषा प्रयोग के अवसर है, या व्याकरण के नियमों का स्मरण करना? बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। देखिए जहां भी नियमों का स्मरण कराने की बात की जाए यानी व्याकरण के नियमों का और छोटे बच्चों की बात किया तो आप तुरंत उसे कट कीजिए। पाठ्य पुस्तकों की बात की जाए, देखिए वो एक तकनीकी यंत्र यानी एक पाठ्य पुस्तक एक यंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र ये यूज करना नहीं छोटे बच्चों के साथ। अब आपका एक ही ऑप्शन रह जाता कि भाषा प्रयोग के अवसर, तो हमें छोटे बच्चों के लिए भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो। कैसे अभ्यास एवं गतिविधियां होनी चाहिए पठन पाठन के अंत में? जो सरल भाषा वाले हो, जो पाठ पर आधारित ना हो, या बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, या केवल पाठ से संबंधित हो? बताइए। देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करने चले तो सबसे पहले निगेटिव वाले जितने भी वर्ड आपको दिखे उसे आप रॉन्ग करिए, तो उससे आपको जो सही विकल्प होगा वो चूज करने में आपको आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पर केवल वर्ड यूज किया गया, ये भी आपका
नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि केवल ऑप्शन वाले जितने भी होते हैं वो सब गलत होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। जो पाठ पर आधारित ना हो ये भी गलत है। जो सरल भाषा वाले हों, क्या हमें बच्चों को सिर्फ सरल भाषा ही सिखानी है? ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट। अब आपको कौन सा सही चुनना, देखिए जहाँ भी बच्चों के बारे में उनको सीखने के अवसर प्रदान करने के बारे में बात हो वो आपका राइट ऑप्शन होता है। यानी सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट आंसर ये हो जाएगा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने देना है, स्वयं उन्हें करने के अवसर देना, सीखने के अवसर देना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? यानी बच्चों को क्या पहले पढ़ना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, बोलना सिखाया जाए, किस तरह से सिखाया जाए? भाषा सिखाने का सही क्रम यहाँ पर पूछा गया है, क्या होना चाहिए भाषा सिखाने का सही क्रम? तो देखिए भाषा सिखाने का जो सही क्रम होता है, सबसे पहले देखिए बच्चा सुनेगा, बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यानी श्रवण करना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता प्रशिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता के प्रशिक्षण में, कविता में अलंकारों की पहचान, या कविता में भाव विश्लेषण, या कविता के तत्वों के आधार पर उनकी समीक्षा, या कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा रसानुभूति। तो बताइए आपका हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए कविता प्रशिक्षण में अगर सबसे अधिक महत्व होगा तो वो होगा कि कविता का भाव समझ में आने चाहिए, उसमें रसों की अनुभूति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होता है, क्या होता है? शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना, या विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना। बताइए क्या होता है? तो देखिए जहाँ भी बच्चों को सक्रिय बनाने की बात हो रही है, उनकी इंद्रियों को क्रियाशील करने की बात हो रही है, तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, यौन वाचन, या सस्वर वाचन। इसमें क्या राइट आंसर होगा बताइए? तो देखिए अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आएगा मौन वाचन। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये हो जाएगा मौन वाचन। क्या हो जाएगा? मौन वाचन। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, वो है मौन वाचन। देखिए अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन जो होता है वो सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, पोर्टफोलियो मदद करता है। बताइए किसमें मदद करता है पोर्टफोलियो? बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, कार्य को संचित करने में, बच्चों की समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या क्रमिक प्रगति का आंकलन करने में। बताइए। तो देखिए पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चों के जो साल भर उन्होंने क्या किया उनका जो लेखा जोखा होता है वो प्रस्तुत करता है। यानी जो बच्चों का लेखा जोखा होता है उसको कौन प्रस्तुत करता है? पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर, या ध्यान पर। तो देखिए शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है ये आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। जब बच्चा इंद्रियों से कार्य करे तो वो क्या कहलाएगा कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होना। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को अधिक पसंद करूंगा। किनको? जो उच्च परिवार से संबंधित हो, परिवारों से मतलब उच्च परिवारों से संबंधित हो, या देखने में सुंदर हो, या आज्ञाकारी हो, या फिर कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील हो। तो देखिए बच्चों को हमें सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर जो आपका होगा कि वो बच्चा, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप उन बच्चों को अधिक पसंद करेंगे जो कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, स्मृति, सीखना, प्रेरणा, या फिर चिंतन। तो देखिए अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना। क्योंकि जब भी व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? स्थायी परिवर्तन। कि जब भी व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह स्थायी परिवर्तन होना चाहिए।
तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीखना यानी लर्निंग, और इसको अधिगम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बताइए बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करके, बिल्कुल नहीं, यहाँ तथ्यों की बात हो रही है, नेगेटिव पॉइंट है, तो आप लोग इस तरह से जहाँ भी रोट लर्निंग की बात हो तो उसको नेगेटिव पॉइंट आप काटिए, तो आपको सही विकल्प चुनने में आसानी रहेगी। वे श्यामपट्ट पर अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं, तो यहाँ पर भी अभ्यास के द्वारा लिखेगा तो की नकल करके, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसे आप काटिए। विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते, ये आपका पॉजिटिव है। शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके कट गए। अब आपका सी ऑप्शन बचता है कि विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है बच्चा, तो यही आपको करना है कि क्लास में बच्चों को सक्रिय रखना, क्रियाशील रखना है। तो यही आपका पॉजिटिव आंसर होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपका स्कोर कितना सही गया कमेंट करके बताएं, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित यदि आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू।